तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। अगर खुद पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। लगा ले, दाव लगा ले। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, ये इल्जाम उठा ले। अगर खुद पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। लगा ले, दाव लगा ले। दिव्या दत्त द्वारा लिखी गई ये गजल हमें जीवन के उस पहलू के बारे में बताती है जिसे हम तकदीर कहते हैं। वाकई में काबिलियत के साथ साथ तकदीर का होना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि उजाले के साथ सूरज का। 17वीं शताब्दी के आखिरी दौर में दक्कन में मौजूद मुगलों के एक सूबेदार कमरुद्दीन खान को भी ये कहा पता था कि आने वाले दिनों में तकदीर उनका इतना साथ देगी कि वे एक मामूली सूबेदार से दक्कन के सुल्तान बन जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं 1724 में दक्कन में पनपी एक नई रियासत निजाम, जिसे इतिहास में निजाम शाही या फिर निजाम एम्पायर कहा जाता है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम निजाम एम्पायर के बारे में ही इन डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि निजाम एम्पायर की कहानी शुरू होती है कमरुद्दीन खान से। दक्कन यानी आज के भारत का साउथ वाला हिस्सा, उस समय उत्तर के लोगों द्वारा इसे दक्कन का सूबा कहा जाता। खैर 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जब मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा था तब मुगलों के बादशाह औरंगजेब ने कमरुद्दीन खान को दक्कन का जनरल यानी सूबेदार बनाया। औरंगजेब को ये आशा थी कि इन कमजोर कड़ी में कमरुद्दीन खान उनका साथ देंगे और दक्कन में फैली अराजकता को कंट्रोल में लाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कमरुद्दीन खान ने दक्कन को तो कंट्रोल में कर लिया था, मगर साथ ही साथ उनके दिमाग में मुगलों की बिगड़ती हुई रियासत का भी ख्याल था। ऐसे में उन्होंने खुद को जनरल से सुल्तान बना दिया। हालांकि यह तब हुआ जब औरंगजेब की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी और मुगलों का अगला बादशाह इतना काबिल नहीं था कि वो कमरुद्दीन खान को रोक सके। कमरुद्दीन खान ने 1924 में खुद को निजाम उल मुल्क की उपाधि से नवाजा और हैदराबाद शहर की स्थापना की। यही से शुरू होती है हैदराबाद सल्तनत यानी निजाम शाही की शुरुआत। अब जो भी वारिस इस गद्दी पर बैठता उसे निजाम कहा जाता। इन सभी निजामों ने अपने रूल में हैदराबाद में स्टेबिलिटी और शांति लाई और एक मजबूत रियासत का गठन किया। जैसे जैसे निजाम एम्पायर बढ़ता गया, हैदराबाद एक प्रॉस्परस सिटी बन गया जो कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए फेमस था। निजामों ने उर्दू पोएट्री, पर्शियन आर्ट और ग्रैंड आर्किटेक्चर को प्रमोट किया और हैदराबाद एक शानदार और हिस्टोरिक प्लेस बना जो दिल्ली को भी टक्कर दे सके। चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट और मक्का मस्जिद जैसी मोमेंटम्स उनकी विरासत है। गोलकोंडा के डायमंड माइंस भी निजाम के ही अंडर में थे जो उन्हें बहुत अमीर शख्स बनाते। इन पैसों से उन्होंने कई पैलेस, पब्लिक वर्क्स और स्कॉलर्स को सपोर्ट किया और हैदराबाद को और भी समृद्ध बनाया। वैसे दक्कन में निजाम का सबसे बड़ा दुश्मन था मराठा एम्पायर। यह एम्पायर निजाम शाही से हमेशा 2 कदम आगे रहता। उस समय मराठाओं की ताकत पेशवा के अंडर समाई थी। साम्राज्य के पहले पेशवा बाजीराव ने बड़ी ही बहादुरी से मराठा एम्पायर को दिल्ली के लाल किले तक बढ़ाया था। वैसे उस वक्त मराठा साम्राज्य भारत के अलग अलग रियासतों से चौथ की रकम वसूलने में लगी थी। दूसरी तरफ निजाम शाही भी अपने पावरफुल स्टेट में थी। ऐसे में 2 तलवारों का एक ही म्यान में होना भला कैसे मुमकिन हो सकता था। यही वजह है कि दोनों रियासतों में कभी लड़ाइयां तो कभी समझौते का सिलसिला बरकरार रहा। अब आया 18वीं सेंचुरी का दौर। इस दौर में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स जैसी यूरोपियन पावर्स भारत में अपने कदम जमा रही थी। ऐसे में
निजाम को बहुत समझदारी से अपने डिसीजंस लेने पड़े। एक और भारत की सभी रियासतें ब्रिटिश और फ्रेंचों के साथ लड़ाई लड़ रही थी, वही निजाम ने इन दोनों को भी अपना दोस्त बनाने का फैसला किया। पहले तो उन्होंने फ्रेंच के साथ अलायंस बनाई, मगर जैसे जैसे ब्रिटिशर्स सभी पर भारी पड़ने लगे, तब उन्होंने फ्रेंच को किनारे कर ब्रिटिशर्स को अपना साथी बना लिया। 1798 में निजाम अली खान, जो सल्तनत के दूसरे निजाम थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक सब्सिडरी अलायंस साइन की। इस एग्रीमेंट से ब्रिटिशर्स को हैदराबाद में अपने ट्रूप्स रखने का अधिकार मिला और इन रिटर्न निजाम एम्पायर को बाकी एम्पायर से प्रोटेक्शन मिल गया। इस एग्रीमेंट के तहत यह एम्पायर ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। यही वजह है कि आजादी मिलने तक यानी 1947 तक भी ये रियासत ब्रिटिश हुकूमत के अंडर थी। ब्रिटिशर्स ने उस वक्त के निजाम के सबसे बड़े दुश्मन मराठा एम्पायर को भी पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया था। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के बावजूद निजाम ने हैदराबाद के मॉडर्नाइजेशन का काम जारी रखा। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में हैदराबाद एक मॉडल सिटी बन गया था, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से भरा हुआ होता। आने वाले सभी निजाम ने यहां रेलवे, इरिगेशन प्रोजेक्ट, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट किया। हैदराबाद में स्थित ओस्मानिया यूनिवर्सिटी और ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल उनकी विरासत का हिस्सा है। हैदराबाद भारत की उन चुनिंदा रियासतों में से एक थी जो उस वक्त के मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे रोड, टेलीग्राम सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी का फायदा उठा रही थी। यहां के 7वें और आखिरी निजाम थे मीर उस्मान अली खान। ये शख्स उस समय के दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। इनका रूल 1911 से लेकर 1948 तक रहा। वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए फेमस थे। अपने पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने एजुकेशन, हॉस्पिटल्स और रिलीफ फंड में दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मीर उस्मान अली खान के पास डायमंड्स यानी हीरो का इतना बड़ा कलेक्शन था कि वे हीरो को एज अ पेपर वेट यूज करते। चलिए बढ़ते हैं अब उस कहानी की ओर जहां भारत की आजादी के साथ साथ निजाम एम्पायर का भी पतन होने वाला था। हम सभी ये बात जानते हैं कि भारत को ब्रिटिश हुकूमत की ओर से आजादी 565 टुकड़ों के रूप में मिली थी, यानी 565 प्रिंसली स्टेट्स। इन प्रिंसली स्टेट्स में हैदराबाद भी था। भारत के आजाद होने के बाद निजाम को हैदराबाद के भविष्य का भी फैसला लेना था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब निजाम भारत में मिलना नहीं चाहते थे, ना ही उनका पाकिस्तान में विलय होने का प्लान था। He was asking for his independent nation। लेकिन भारत के बीचों बीच एक नया राष्ट्र का निर्माण कराना निजाम के लिए उतना ही मुश्किल था जितना बारिश के समय मिट्टी का घर बनाना। 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, जिसके कर्ता धर्ता थे भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस ऑपरेशन पोलो के तहत निजाम पर यह दबाव डाला गया कि वे जल्द से जल्द भारत में शामिल हो जाए, और ऐसा ही हुआ। ऑपरेशन पोलो के कुछ ही दिनों बाद निजाम ओस्मान अली खान ने भारत के साथ मिलने का डिसीजन लिया। यही से हमें निजाम एम्पायर का अंत होता नजर आता है। मगर इस विलय के बावजूद भी निजाम शाही की इज्जत और शोहरत आज भी हैदराबाद में बरकरार है। निजाम एम्पायर का असर आज भी हैदराबाद की गलियों में महसूस होता है। निजामों ने जो आर्ट, एजुकेशन और डेवलपमेंट में योगदान दिया, उसने हैदराबाद को आज एक अनोखी शान दी है। आज हैदराबाद एक टेक्नोलॉजी और कल्चर का हब है, और ये सक्सेस निजामों के उस सपने का नतीजा है जो उन्होंने एक प्रोग्रेसिव और प्रॉस्परस शहर के लिए देखा था। तो ये थी कहानी भारत के उस वक्त की स्ट्रॉन्गर एम्पायर, निजाम एम्पायर की। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।